देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब से थोड़ी ही देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक के साथ पहुंचे। संगम नगरी में आज भूटान नरेश महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। संगम नोच पर पहुंचकर भूटान नरेश ने संगम का अद्भुत नजारा भी लिया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश यहां पर पहुंचे, तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। संगम नोच पर पहुंचकर उन्होंने पक्षियों को दाना भी डाला, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सीएम के साथ आस्था के इस अनुपम समागम की भव्यता को करीब से उन्होंने देखा और जाना। कल लखनऊ में भूटान नरेश के यूपी आगमन पर सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की थी, उनका स्वागत भी किया था। तो महाकुंभ में कल यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी प्रयागराज पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पवित्र स्नान का वो फायदा लेंगे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोच तक की व्यवस्था को जांचेंगे और उसको परखेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। दौरा अपने मायने में कहीं खास होने वाला है, तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। तो आज भूटान नरेश के साथ वो यहां पर पहुंचे। भूटान नरेश ने भी महाकुंभ की इस दिव्यता और भव्यता को नजदीक से देखा और समझा। और देख सकते हैं तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ उनको तमाम इन स्थलों का दर्शन करवाते हुए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं महाकुंभ की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, साथ ही भूटान नरेश उनके साथ मौजूद थे। सीएम योगी हेलीपैड से लेकर अरैल और संगम नोच तक की व्यवस्था को देखेंगे। भूटान नरेश के साथ सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में कल यानी कि 5 फरवरी को पीएम मोदी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संगम नोच पर पहुंचकर भूटान नरेश ने संगम का अद्भुत नजारा लिया। ये वो तस्वीरें हैं। संगम नगरी में आज भूटान नरेश महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। तो देश ही नहीं, विदेश से श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंच रहे थे और ऐसे में अब भूटान नरेश भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में चल रहे आस्था और सनातन के सबसे बड़े उत्सव में अब भूटान नरेश की ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सामने आई। संगम नगरी में आज भूटान नरेश महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव करते हुए नजर आए। संगम नोच पर पहुंचकर भूटान नरेश ने संगम का अद्भुत नजारा लिया। और ये सीधी तस्वीरें आप सबके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, इस दिव्यतम भव्यतम महामेले का आनंद लेने के लिए यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद था, क्योंकि कल का दिन अपने आप में बेहद खास, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यहाँ पर आगमन होगा। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले देखा जा रहा है और जांचा जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या फिर नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसपीएफ के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी और दस्ते भी उनके साथ मौजूद हैं, ये जांचने परखने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां हैं वो कितनी पुख्ता हैं। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ इसी पर ज्यादा अपडेट देने के लिए संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, कल का दिन तो अपने आप में बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो उनके आने से पहले किस तरह की तैयारियां हैं? आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या क्या जांचा? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 वजह से आए हैं। एक तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है, तो लिहाजा पीएम के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं, जो क्राउड मैनेजमेंट की बात की जा रही थी, तो किस तरीके से भीड़ नियंत्रित रहेगी, क्योंकि कल बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट होगा, तो उसको परखने के लिए आए हैं। दूसरा, भूटान नरेश भी आज संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी आए हैं मुख्यमंत्री। तो जब भूटान नरेश संगम स्नान करने के बाद रवाना हो जाएंगे, उसके बाद करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जांचेंगे कि कौन सा रूट अपनाया गया है प्रधानमंत्री को लाने ले जाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो पब्लिक के लिए रूट है वो किस तरीके से मैनेज होगा, पब्लिक को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इस पे एम्फेसाइज करते हुए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी को लेकर के उस समीक्षा बैठक करेंगे। करीब 2:30 बजे जब भूटान नरेश चले जाएंगे, उसके बाद अफसरों के साथ ये बैठक की जाएगी। देखिए संतोष, कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां तो हो ही रही हैं, लेकिन आज जब भूटान नरेश पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, उनकी तस्वीरें सामने आई, वो कितनी अद्भुत है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश से श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, भूटान नरेश आए, वो चूंकि एक देश के राजा हैं, ऐसे में वो संगम में स्नान करके यानी कि सनातन के प्रति उनका विश्वास, और उसी विश्वास के तहत कल जब वो आए तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनका
स्वागत किया, लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई और आज उनसे भूटान नरेश के आने से पहले ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। उनका बमरौली एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया और उनको पूरा समझाते हुए कि क्या महत्व है, किस तरीके से गंगा यमुना और सरस्वती का संगम और फिर उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर का महत्व, अक्षयवट का महत्व, ये तमाम चीजों को बताते हुए उनको दर्शन कराए गए। तो न सिर्फ भूटान नरेश बल्कि मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी का स्नान हो या फिर सबसे पहला मकर संक्रांति का स्नान हो, सभी स्नानों पर और रोज जो अमृत स्नान के अलावा रोजमर्रा में भी भारी संख्या में विदेशी आ रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि कैसे लोग एक जगह पर एक नदी में स्नान करने के लिए, हमारे आपके लिए गंगा आस्था का केंद्र है लेकिन उनके लिए नदी है, तो देख रहे हैं कि कैसे एक स्नान के लिए डुबकी लगाने के लिए लोग करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं और उसको पूरा मैनेज करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो उसको भी देखना पर रखने का संतोष एक और चीज, संतोष ये बताइए कि अगर आप बता सकें कि कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केड्यूल कैसे रहने वाला है। 10 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे, आगे कैसे क्रमवार तरीके से बढ़ेगा? देखिए, कल वो 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से विशेष विमान से उनको एक डीपीएस के हेलीकॉप्टर पर ले जाया जाएगा। वहां से करीब 11 बजे अरेल संगम तट पर पहुंचेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री स्नान करेंगे, संगम स्नान करने के बाद वहां से रवाना होंगे, यानी कि 10 बजे वो प्रयागराज होंगे और करीब 12 बजे 2 घंटे का आने जाने का है और 45 मिनट लगभग अरेल संगम तट पर रहेंगे। अरेल पर जो वीवीआईपी जेटी बनाई गई है वहां पर रहेंगे, तो उसके बाद सीधे रवाना हो जाएंगे। तो एक करीब 2 घंटे का ये वक्त अभी तक जो टेंटेटिव प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ये आया है। ठीक है, वीवीआईपी जो भी दस्ता उनके साथ होगा उसको मैनेज करने के लिए क्या रूट मैप रहेगा कल का? देखिए, वीवीआईपी रूट मैप के लिए आज एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। रियल टाइम पर उसको देखा जाएगा। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी हैं वो कल ही यहाँ पहुंच गए थे, वो भी यहाँ पर देखेंगे, परखेंगे। तो पूरी सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान को देखने के बाद ही कल पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में प्रधानमंत्री संगम पर स्नान करेंगे। संतोष, देखिए अभी महाकुंभ में भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, तो कल क्या संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी पीएम के दौरे को लेकर? देखिए, आज जिस तरीके से संख्या बढ़ी, आज ज्यादा संख्या है, बसंत पंचमी के स्नान से ज्यादा लोग आज संगम तट की तरफ आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वीवीआईपी इलाके में तो नहीं होगा, पब्लिक को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन लोगों के आने के जो सिलसिला है वो बसंत पंचमी के बाद एक एक्सपेक्टेड था कि कम हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ रहा है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद माना जा रहा था कि लोग अब नहीं आएंगे, लेकिन बसंत पंचमी के स्नान तक इंतजार किया, उसके बाद अब लोगों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, आज बढ़ा हुआ है। उम्मीद है कि कल भी बढ़ेगा क्योंकि लोग आस्था अभी खत्म नहीं हुई है। हादसे से लोग अभी अवॉइड कर रहे थे, लेकिन जब चीजें जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी, कल जब बसंत पंचमी के स्नान में देखा गया कि सब चीजें नॉर्मल है, कम भीड़ हो गई है, तो अब लोग घरों से निकल करके संगम में स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ चल रहा है और आज संगम में सुबह से स्नान के लिए भक्तों के पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। श्रद्धालु स्नान, दान और ईश्वर को नमन करते हुए दिख जाएंगे और एक दिन पहले वसंत पंचमी पर प्रयागराज में अंतिम अमृत स्नान हुआ। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर करीब 2 करोड़ 33 लाख भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30 देशों से भक्त महाकुंभ का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालु जहां नियम कायदों का पालन करते दिखे, तो वहीं प्रशासन भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त और सजग दिखा। अभी माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि पर भी 2 महास्नान होने हैं, यानी तप, दान और स्नान का ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक यूं ही चलता रहेगा। अब देखिए, महाकुंभ में पहुंचे 13 अखाड़ों के हजारों नागा साधुओं ने अमृत स्नान में हिस्सा लिया, लेकिन इस अमृत स्नान के बाद नागा साधु कहां चले जाते हैं, इस बारे में निरंजनी अखाड़े का बाबा दिगंबर दर्शन गिरी जी से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सुनिए जरा। 3 अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अमृत स्नान के बाद आखिर पराक्रमी नागा सन्यासी, नागा साधु कहां जाते हैं, क्या करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा से नागा साधु दिगंबर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिगंबर जी, आप यहाँ हैं, हवन की जो अग्नि है वो अभी अभी यहाँ पर जो है, जो धुआं पावन है वो हम महसूस कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर मौजूदगी महसूस कर रहे हैं।
3 अमृत स्नान हो गए, अब इसके पश्चात कहाँ जाते हैं नागा साधु? देखो, हमारा 3 अमृत स्नान हो गया है। कल को हमारा एक छोटा सा एक स्नान होता है। हमारा जो गुरु भाई जो महापुरुष बोलते हैं उनका एक स्नान, कल का एक स्नान बाकी है। गुरु भाई को हम सब उनको सच धजा के गुरु भाई को त्रिवेणी में स्नान कराना जाते हैं। कल का हम एक जो अलग से होता है अक्षरा स्नान हमारा जो होता है गुरु भाइयों का, वो गुरु भाइयों का कल एक स्नान कराएंगे। कल एक स्नान कराने के बाद जो है कि फिर हम छावनी में वापिस आएंगे। छावनी में वापिस आने के बाद हमारा जो भी जो पंच परमेश्वर हमारा मेन जो यहाँ से चुनाव होता है उसका कल चुनाव, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चलेगी 7 तारीख को। 7 तारीख को सबको तो रात को होमन पूजा यज्ञ करके जो मेन नया जो मेन बनते पंच बनता हमारा उसका चुनाव करके फिर 7 तारीख को यहाँ से काशी की ओर हमारा जमात उठेगी। तो जो आपने अभी जिक्र किया कि कई नए जो नागा बने इस बार, चाहे निरंजनी में बने हों चाहे जूना में बने हों, वो भी इस प्रक्रिया में हिस्सा होते हैं, काशी जाते हैं जब? सब नागा जो है जितने भी हमारा पूरा सब अखाड़े की जमात हमारा काशी में रहती है। काशी में यहाँ से काशी को निकलेंगे। काशी शिवालय घाट में होती है, इधर अपने अखाड़े है, अस्थायी अखाड़े है, वहीं रहते हैं। वहाँ शिवरात्रि का मेला वहीं मनाते हैं। वहाँ से ही होली करके जो है कि अपने अपने स्थान के ऊपर निकलते हैं। तो अब इसके बाद काशी में फिर क्या होता है, कितने दिन आप रहते हैं? काशी में हम होली तक रहते हैं। होली शिवरात्रि का महादेव का काशी विश्वनाथ का जैसे यहाँ स्नान जाते मसाने वाली होली जाते मसान के वो महादेव का स्नान अभिषेक करके फिर अपने अखाड़े में आ जाते हैं। फिर वहाँ से होली खेलते, होली खेल के फिर वहाँ से अपने हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। तो मतलब अधिकतर नागा सन्यासी किस हरिद्वार रहते हैं, हिमालय रहते हैं? देखो, नागा सन्यासी सब जगह ही रहते हैं, पूरे भारत में ही रहते हैं। जहाँ जहाँ अपना स्थान है, अपना धुना है, कुटिया है, अपना आश्रम है, वहाँ जाते। कोई अपने गुरु जी की स्थान अखाड़े में सेवा कार्य में तैनात हो जाते हैं। कोई हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कोई नर्मदा खंड, कोई नेपाल, हर क्षेत्रों में अपने अपने जहाँ जहाँ उनका अस्थायी जगह बनाया अपने अपने स्थान में निकल जाते हैं। अपने अपने कोई गुफे में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाता है। जहाँ जहाँ उसका लगाव है उस क्षेत्र में अपना अपना चारों दिशा में फैल जाते हैं। सबसे सनातन के रक्षक, सबसे पराक्रमी कहे जाते हैं नागा सन्यासी। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं नागाओं के बारे में महाराज? ये देखो, आदि काल में मुगलों का शासन था, अंग्रेजों की शासन था, संविधान नहीं थी। राजाओं के शासन काल में जो है कि आतंककारी जो है कि धर्म के ऊपर आक्रमण करते थे। जब हर क्षेत्र में नागा सन्यासी अपना अपना बलिदान दिया, अपना अपना युद्ध लड़े। ये धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बने। आक्रमण रूप भाला, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष, कटर, तलवार चलाना इनके ऊपर परीक्षण होती थी, शिक्षा होती थी। गदा ये सब चलाने की इनके ऊपर प्रक्रिया चलती थी। आदिकाल में धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बने। धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए मरना इनका धर्म है। आप लोगों जैसे आप इस वक्त जो धारण किए हैं, कौन से माला हैं, कितने माला हैं, क्या महत्व है इनका? ये मेरा जो है कि अभी इस समय में 1.25 लाख रुद्राक्ष है, वो आदि उधर पड़ी है। बाकी जो है कि ये हमेशा मैं ऐसे पन की रहता हूँ 12 मास। ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष धारण करते हैं हम। तो माना जाए कि जितने नागा सन्यासी हैं, चाहे जूना अखाड़ा के हों या निरंजनी के हों, वो सभी 7 तारीख को पूजन कर, स्नान कर काशी की ओर रवाना हो। सारे साहब जितने भी सन्यासी है सारे काशी के ऊपर काशी चला जाते हैं। 7 तारीख को सब 7 तारीख तक सारे अखड़े निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत आभार महाराज जी समय देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाते हैं नागा, यहाँ जाते हैं काशी। 7 तारीख का स्नान होता है, उसके बाद काशी, वहीं मनती है होली और वहीं होती है मसान की वो होली। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। और अब आगे बढ़ते हैं। ब्रज क्षेत्र में होली की शुरुआत हो चुकी है। चारों ओर रंग गुलाल उड़ने लगा है और अब वहां हर दिन होली होगी। एक दिन पहले वसंत पंचमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर से होली उत्सव की शुरुआत हुई। अबीर गुलाल उड़ाकर फागोत्सव का आगाज हुआ। कहते हैं ब्रज में जैसी होली होती है वैसी होली कहीं भी नहीं होती। भगवान बांके बिहारी मंदिर में मनाए गए फाग उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। अब वहां हर दिन अलग अलग मंदिरों में इसी तरह होली का उत्सव मनाया जाएगा। तो बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। होली की शुरुआत अभी से हो चुकी है। वसंत पंचमी के दिन
रंग गुलाल के साथ ये उत्सव मनाया गया और अगले 40 दिन तक होली का उत्सव यहाँ पर चलेगा। काफी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। बसंत पंचमी का दिन था और उस दिन रंग गुलाल उड़ाकर ये उत्सव मनाया गया। फागोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और भक्तों ने भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर होली खेली। 40 दिन तक ये उत्सव चलेगा। आ गया मौसम रंगों के उत्सव का। होली के लिए तैयार हो रही कान्हा नगरी। बांके बिहारी को लगाया गया गुलाल। मथुरा वृंदावन में बिखर रही इंद्रधनुषी छटा। बसंत पंचमी से रंगों का उत्सव हुआ आरंभ। अब 40 दिन तक ब्रज में उड़ेगा अबीर और गुलाल। हमेशा की तरह इस बार भी बसंत पंचमी से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में उड़ते अबीर गुलाल की महक आने लगी है। ये गुलाल की गुलाबी छटा है। पंचमी के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी गुलाल का रंग खूब बिखरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में बसंत ऋतु के आरंभ से ही होली की रौनक दिखाई देने लगती है। यहाँ पे स्पेशली बसंत पंचमी के अवसर पर आए हैं। पहली बार ऐसा मौका मिला होली खेलने का वृंदावन में। बहुत बढ़िया। रविवार को मंदिर परिसर में मौजूद आस्था का ये सैलाब होली के उसी उमंग और तरंग की दस्तक भर है, जहां आस्थावानों ने भगवान बांके बिहारी के प्रति आस्था जताते हुए एक दूसरे को भी अबीर गुलाल लगाकर फागोत्सव की शुभ शुरुआत की। ब्रजमंडल की फिजा में रंगों की ये महक अगले 40 दिन तक रहती है। खास तौर से बांके बिहारी मंदिर में तो परंपरा के अनुसार पंचमी के दिन बांके बिहारी का पहले श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है और फिर मंदिर के सेवायत पुजारी बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के पर्व का शुभारंभ करते हैं, जिसके बाद पंचमी के साक्षी बने श्रद्धालुओं पर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है। रंगों के साथ ही बसंत पंचमी से ही पूरे ब्रजमंडल में होली का डांडा गाड़ने की भी परंपरा है, जिसको निभाते हुए जगह जगह पूजा अर्चना कर होलिका बनाने की भी शुरुआत हुई। ब्रज की होली से जुड़ी यही धार्मिक और प्राचीन मान्यता इस परंपरा को देसी विदेशी लोगों से जोड़े हुए है। आज से होली का आगाज होता है और ठाकुर को प्रेम से रंग गुलाल चढ़ाया जाता है और फेंट में और कपोलों पर गुलाल लगाया जाता है। ठाकुर जी के होली तक ठाकुर जी का रोज गुलाल लगाया जाएगा और भक्तों को प्रसादी दी जाएगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का ये सैलाब ब्रज की इसी सतरंगी छटा की तस्वीर है। 40 दिन का ये फाग महोत्सव ब्रज में जगह जगह अब खेला जाएगा। हर छोटे बड़े मंदिरों में रंगों की फुहार छुटेगी। मथुरा हो या वृंदावन या हो बरसाना, धीरे धीरे श्रद्धालुओं पर राधा कृष्ण की भक्ति का ये रंग गाढ़ा होता नजर आएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को इस दीपावली पर एक और तोहफा मिल सकता है। दरअसल वहां रोपवे प्रोजेक्ट बड़ी उड़ान भरने की तैयारी में है। देश के इस पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की अलाइनमेंट टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। ये टेस्टिंग लगभग 1 से 1.5 महीने चलेगी। इस ट्रायल रन से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, जिन पर खरा उतरना बेहद लाजमी होता है। लिहाजा प्रशासन हर तरीके से अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गया है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से काशी में स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी और समय भी उनका बच जाएगा। जैसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के आसमान पर रोपवे पर यह गंडोला आगे बढ़ता दिखाई दिया, बनारस के लोगों और भोले के भक्तों के सपनों को मानो नए पंख लग गए। जाम से जूझती वाराणसी को जल्द ये सौगात मिलने जा रही है। दरअसल देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की अलाइनमेंट टेस्टिंग काशी में शुरू हो चुकी है। कुल 5 में से 2 स्टेशन काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा के बीच केबल बिछ चुकी है और उस पर गंडोला चलाकर अलाइनमेंट टेस्टिंग की जा रही है। ये टेस्ट लगभग 1 से 1.5 महीना चलेगा।
तो ट्रायल टेस्टिंग से पहले गोंडोला के माध्यम से जो वायर्स हैं, जो हमारी टावर्स लगी हैं, उनके अलाइनमेंट और साथ ही साथ जो स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन की मशीनें होती हैं उन सबके अलाइनमेंट, साथ ही साथ उनको चलाने की स्पीड, जो गति होती है, मुड़ने के जो एंगल होते हैं, काफ़ी इसमें टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जिनको खरा उतरना आवश्यक होता है। उसी का हमारा जो बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट फेज है वो अलाइनमेंट टेस्टिंग का चालू हुआ है और जल्दी ही 1-1.5 महीने का जब समय आएगा तो उस पर पूरा लोड रख के इसका ट्रायल फेज भी शुरू होगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री की भी निगाहें हैं। 2 साल पहले उन्होंने ही इस रोपवे की आधारशिला रखी थी। इसकी लागत लगभग 644 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 3.7 किलोमीटर लंबा रोपवे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गौदोलिया चौराहे तक जाएगा। इस सफर में सिर्फ 16 मिनट ही लगेंगे। इस ट्रॉली में 10 लोग एक साथ सवार हो सकेंगे। 1 घंटे में दोनों तरफ से 600 ट्रॉलियां गुजर जाएंगी। इसका मतलब है कि हर मिनट दोनों तरफ से 10 ट्रॉलियां गुजरेंगी। जो 5 रोपवे स्टेशन होंगे उनमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गौदोलिया चौराहा शामिल है। माना जा रहा है कि रोपवे इस साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और इससे न सिर्फ काशी वासियों को बल्कि यहाँ आने वाले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने ऊपर हुए हमले के बाद सैफ अली खान पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। सोमवार को अपनी अपकमिंग फिल्म जेविल थीफ की टीजर लॉन्च पर सैफ अली खान मीडिया के सामने आए। दरअसल कमबैक की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा था कि सैफ अपनी चोट से उभर चुके हैं। हालांकि अब भी उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म जेविल थीफ में सैफ अली खान के साथ जयदीप अहलावत लीड रोल में है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। वही जोश, वही जज्बात, वही उमंग, वही उत्साह। अपने ऊपर हमले के बाद सैफ अली खान जब पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनके व्यक्तित्व पर कुछ ऐसा ही अंदाज दिखा। ना तो हमले के वक्त का खौफ और ना ही चेहरे पर चोट की शिकन। पिछले दिनों की बुरी यादों को पीछे छोड़ सैफ अली खान एक बार फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलीवुड में कमबैक कर चुके हैं। सोमवार को सैफ अली खान मुंबई में एक इवेंट में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म जेविल थीफ का ट्रेलर लॉन्च किया। 15 से 16 जनवरी की दरमियानी रात को बांद्रा में मौजूद घर पर सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। इस हमले के बाद जेविल थीफ उनकी पहली फिल्म है जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। 21 जनवरी को सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे और अब करीब 13 दिन बाद सैफ अली पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। उनके बाएं हाथ पर अब भी पट्टी बंधी है। सर्जरी और रिकवरी के बाद सैफ का ये मजबूत कमबैक कहा जा सकता है। Well, it feels very nice to be standing here in front of you, and it feels very nice to be here. I'm very excited about this movie. Siddharth and I have been talking about this film for a long time, and I've always wanted to do a heist film, and a film like this, I couldn't have asked for a better co-star. It's basically a lovely movie, and I'm very excited. Thank you. जेविल थीफ में सैफ अली खान के साथ जयदीप अहलावत मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में सैफ चोर बने हैं जिसे अफ्रीकी रेड सन हीरे को चुराने के लिए काम पर रखा जाता है, लेकिन उसकी डकैती भयंकर मोड़ ले लेती है। हीरे को लेने के लिए ये खेल घातक बन जाता है जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस फिल्म को पठान, वॉर, फाइटर जैसी सुपरहिट फिल्म्स बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने लिखा है। टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में धोखा, रोमांच और एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि फिल्म का प्लॉट सैफ अली खान पर हुए हमले की घटना से मेल खा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर इस इवेंट का वीडियो शेयर कर लोग सैफ पर हुए हमले को पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। सैफ अली खान पर 15-16 जनवरी की दरमियानी रात को उनके बांद्रा स्थित घर में चोरी के दौरान हमला हुआ। चोर ने सैफ पर चाकू से 6 वार किए थे, जिसमें एक वार सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास हुआ। सैफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और 5 दिन बाद यानी 21 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब करीब 13 दिन बाद सैफ अली खान ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर बता दिया है कि सैफ इज बैक अगेन।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आराध्या बच्चन बॉलीवुड के स्टार किड को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। बच्चन परिवार की बेटी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन अब आराध्या बच्चन दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करने की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की स्टार किड आराध्या बच्चन आए दिन मां ऐश्वर्या के साथ किसी न किसी इवेंट में नजर आती रहती हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन आज आराध्या हाईकोर्ट में दाखिल नई अर्जी की वजह से सुर्खियों में है। आराध्या की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और दूसरी वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। ये मामला आराध्या बच्चन के हेल्थ को लेकर की गई गलत रिपोर्टिंग से जुड़ा है। आराध्या बच्चन के वकील ने 3 फरवरी को हाईकोर्ट को बताया कि कुछ और अपलोडर अब भी पेश नहीं हुए हैं और अब उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही बंद कर दिया गया है। आराध्या ने इससे पहले भी खुद के नाबालिग होने की दलील देते हुए ऐसी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। आराध्या ने अपने पिता अभिषेक बच्चन की मदद से अप्रैल 2023 में कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट में दर्ज मामले में यूट्यूब पर आराध्या की फेक वीडियो और जानकारी वायरल होने की शिकायत की गई थी। 20 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर के जरिए यूट्यूब से आराध्या के हेल्थ पर चल रहे फेक वीडियो और भ्रमित करने वाली जानकारी को रोकने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने गूगल को भी तुरंत मामले से जुड़े वीडियो को हटाने का आदेश दिया था। ये लीगल एक्शन नाबालिग आराध्या की निजता और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि चाहे सेलिब्रिटीज का बच्चा हो या फिर आम किड, हर बच्चा आदर और सम्मान का हकदार है। किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी शेयर करना कानूनी गलत है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाने माने सिंगर सोनू निगम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन दिवस के मौके पर ओपन एयर थिएटर में प्रस्तुति दी। इस मौके पर सोनू के सुरों ने समा बांध दिया। आपको बता दें कि सोनू निगम उस हालत में राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुति दे रहे थे जब दिल्ली आने से पहले पुणे में उनको अचानक से पीठ में चोट लग गई थी। उन्होंने इस बात को शेयर भी किया कि वो कितने अस्वस्थ हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन करने का सम्मान से चूकना नहीं चाहते थे। आप भी सुनिए सोनू के सुरीले गीतों की ये एक झलक। कैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो तेरे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। वहीं जलपाईगुड़ी में एक गजराज के गुस्से से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। दरअसल जंगल से भटक कर यह हाथी गांव की तरफ चला आया था। पहले तो गांव के लोगों ने इसे वापस जंगल में भेजने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश से गजराज को गुस्सा आ गया। इसके बाद पहले तो इस हाथी ने एक वॉच टावर को गिराने की कोशिश की और इस टावर को गिराने में नाकाम होने से गजराज एक जेसीबी मशीन से भिड़ गया। दरअसल इस जेपीसी मशीन से हाथी को डराकर जंगल में वापस भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथी इस कदर गुस्साया हुआ था कि उसने जेसीबी को ही टक्कर मार दी।
देखिए, देश में बसंत महोत्सव तो आपने कई बार देखा होगा, वो रंग आपने देखे होंगे। अब आपको विदेश लिए चलते हैं। वहां के बसंत महोत्सव के रंग आपके लिए लेकर आए हैं, जहां धूमधाम से बसंत का वेलकम किया गया। तस्वीरें देख लीजिए जरा, ब्राजील और नीदरलैंड से सामने आई हैं, जहां चीनी नववर्ष या कहें कि बसंत महोत्सव में भारी संख्या में लोग पहुंचे और बसंत का इन्होंने किस तरह से ग्रैंड वेलकम किया वो आपके सामने है। मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में तीसरे स्प्रिंग फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चीन और रूस के छात्रों ने चीनी ड्रम, बैले और मार्शल आर्ट्स का कैसे प्रदर्शन किया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना का मानना है कि वुमेन प्रीमियर लीग में महिला क्रिकेटर्स को लेकर नजरिया बदला है। WPL का तीसरा एडिशन 14 फरवरी से शुरू होगा और स्मृति मंधाना टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान भी है। भारतीय क्रिकेट और WPL में अपनी भूमिका को लेकर स्मृति मंधाना ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की है। हाल ही में स्मृति मंधाना को 2024 के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। मेरे साथ इस वक्त है स्मृति मंधाना और WPL की बात करें तो आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन होगी, इस बार क्या होप्स हैं? आई थिंक लास्ट ईयर जो चीज़ हमारे लिए काम करी थी कि कुछ बात नहीं करी हमने कि क्या होने वाला है, क्या होप्स है या क्या करेंगे। आई थिंक मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें राइट करो एज अ टीम और वो सब चीज़ें राइट करते हैं तो आई थिंक थिंग्स हैपन, मैजिक हैपन्स ऑन द फील्ड। इंडियन टीम की अगर बात करें, क्योंकि RCB को आपने लीड करा है और टाइटल भी जिताया है, तो आप देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड इंडियन टीम का कप्तान बनना है, उस तरह से आपकी सोच है? आई थिंक एट दिस मोमेंट आई विल फोकस कि RCB को क्या चाहिए मेरे से और क्योंकि अभी WPL आ रहा है और जैसे मैंने कहा अभी फर्स्ट आंसर में कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि बहुत आगे का ये सोचती हूँ या बात करती हूँ। आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में जो है, जो एक एक चीज़ें राइट करनी है और मैं उसी पे फोकस करूंगी एंड रेस्ट व्हाटएवर व्हेनेवर हैपेंस इट विल हैपन। लेकिन साल की शुरुआत आपकी बहुत राइट हुई है, जहां पर आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, नमन अवार्ड, तो कैसा फील होता है? मतलब इतनी अचीवमेंट्स होती हैं तो विद टाइम हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक विद टाइम यू कम टू अ प्लेस वेयर यू जस्ट फील दैट अच्छा है कि मैंने कंट्रीब्यूट करा टीम के लिए एंड अवार्ड्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। सो आई थिंक डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम मिला था तब काफ़ी था कि अरे वाह ये करा मैंने, वो करा, बट इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज कि द ओनली थिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस इज टीम विनिंग एंड इफ आई कुड कंट्रीब्यूट इन दैट, सो इफ यू गेट एन अवार्ड for the performances the whole year, I think then you get a sense of happiness that ठीक है you could आप सपोर्ट कर पाए टीम को। विमेन क्रिकेट ने जितना ग्रो करा है और हम बात करें ICC टूर्नामेंट्स की, तो मतलब वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप रहा, एशिया कप रहा, कुछ वो बैरियर रह जाता है कि टीम जीत नहीं पाती है, बल्कि कैपेबिलिटीज सारी हैं, लेकिन वो क्या कमी रह जाती है आपके हिसाब से? हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर हमारे लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी और उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही डिफेंड नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक जो क्रिकेट हमको खेलना था हम लोग वहाँ पे जाके नहीं खेल पाए एंड आई थिंक ओनली वे आई थिंक इज टू गो बैक और वो खुद से हार्ड रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें गलत हुई है। तो या आई थिंक इंडिविजुअली उस चीज़ों ने मुझे बहुत सिखाया और मैंने बहुत चीज़ें उस चीज़ से सीख के ट्राई करी है एंड आई थिंक सारी टीम को आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हर्ट करी है और आई थिंक वो एक हर्ट रहता है ना, जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो टीम के लिए और वो चीज़ वो हर्ट हमेशा आपको अच्छी चीज़ें कराता है। सो आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज लास्ट ईयर जो हुआ उस चीज़ से यू फील दैट एंड ट्राई एंड कम बैक। थैंक यू सो मच स्मृति हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जिस तरह से आपने पिछली बार टाइटल जीता था, इस बार भी WPL में RCB ही टाइटल जीते। थैंक यू सो मच। गुजरात के सूरत में एक शादी समारोह सुर्खियों में आ गया है। दरअसल यहाँ ये शादी समारोह थाने में हुआ। बताया गया है कि पहले खाने पर विवाद सामने आया और जिसको लेकर दूल्हा पक्ष बारात वापस ले गया। फिर पुलिस के समझाने पर दूल्हा पक्ष मान गया और ऐसे में दूल्हे और दुल्हन ने थाने में ही दोबारा शादी कर ली। देखिए क्या है पूरा मामला रिपोर्ट में। दूल्हे ने दुल्हन के गले में ये वरमाला ससुराल या मैरिज हॉल में नहीं बल्कि थाने में डाली और वहीं से दुल्हन की विदाई भी हुई। ये सूरत का वराछा पुलिस स्टेशन है जहां हुई शादी की चर्चा दूर दूर तक है।
खास बात यह है कि शादी में पुलिस की भी अहम भूमिका रही। उसने जिस तरीके से रास्ता निकाला उसकी भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस वाले भैया सब गए, उनके रूम पर लड़का के लेके आया। वो समझौता से न उधर से कोई रिक्जी हुआ, नहीं हमारे इधर से शादी हो गया। पुलिस वाला भैया बहुत भरोसा के दिया, हम लोग का सहायता किया, बहुत हुआ हम लोग का सहयोग। हाँ, उनको तो जिंदगी भर हम लोग नहीं भूलेंगे। दरअसल दूल्हे प्रमोद महंतो और दुल्हन अंजलि कुमारी दोनों का परिवार बिहार का रहने वाला है। दो दिन पहले इनकी शादी अधूरी रह गई थी। इस दौरान वरमाला पहनाने की रस्म पूरी हुई, लेकिन इसी बीच शादी समारोह में बारातियों के लिए खाना कम पड़ गया और फिर खाना बनाने में समय लग रहा था। लिहाजा इस बात को लेकर वर और वधू पक्ष के मेहमानों में तनातनी हो गई और फिर वर पक्ष वाले बारात लेकर चले गए। इसके बाद लड़की पक्ष ने पुलिस से मामले को सुलझाने की गुहार लगाई। हम लोग और शादी मतलब 7 बजे करीब रखे हुए थे, तो सभी इधर से भी रिश्तेदार गए थे और उधर से भी रिश्तेदार आए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार ज़्यादा थे और भीड़ भी था। तो कुछ खाना का कुछ मीटर हुआ, लेट थोड़ा बनने वाला था खाना। तो खाना बनने वाला था तो रिश्तेदार लोग आपस में उलझ गए और उन लोगों का झगड़ा हो गया। तो झगड़ा धीरे धीरे बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि सब लोग खाली करके चले गए। तो खाली करके चले जाने के बाद हम लोग भी रूम पे आ गए और वो लोग भी रूम पर चले गए। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए। जब लड़की पक्ष ने पूरी बात पुलिस अधिकारियों को बताई तो उन्होंने मदद का भरोसा दिया। फिर पुलिस ने दूल्हे पक्ष को थाने में समझाया, जहां दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे को दोबारा वरमालाएं पहनाई और फिर दूल्हा थाने से दुल्हन को लेकर अपने घर चला गया। एक लड़की आई जिसने बोला कि उसे शादी करनी है, पर दोनों परिवार पक्ष के बीच में लड़ाई हो गई खाने को लेकर। इशू ये था कि खाना कम पड़ने के कारण दोनों परिवार, वर और वधू के परिवार के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों ने शादी के लिए मना कर दिया, परिवार वालों ने। तो लड़की आई और ये लड़की ऐसा बोली कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं पर परिवार वाले शादी होने नहीं दे रहे। तो महिला की सांत्वना को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों परिवार को समझाया। हम मौके पे गए और दोनों परिवार को समझाया और उसके बाद लड़की की रजूआत ये थी कि पुलिस स्टेशन में ही शादी करनी है उनको, क्योंकि वो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे फिर से इशू कुछ बन सकता है। जाहिर है पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए दो परिवारों को बिखरने से बचा लिया। उसकी इस नेक पहल से एक घर बसा और ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध सका। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बिहार के बोधगया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का 3 दिन का वार्षिक उत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ यहां पर समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था। इस उत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने हिस्सा लिया। बोधगया की सड़कों पर बौद्ध संस्कृति के रंग हैं। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की इस शोभा यात्रा में देश विदेश के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तीन दिनों के इस सालाना उत्सव में अस्थि कलश को अलग अलग वाहनों पर रखकर नगर यात्रा की गई। इस दौरान श्रीलंका के कलाकारों ने अपनी कला से इस आयोजन में उत्सवी रंग भर दिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी झांकियां पेश की। गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा माया सरोवर होते हुए श्रीलंका बौद्ध मठ पहुंची, जहां महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के धातु अवशेषों को सुरक्षित रखा गया और विश्व कल्याण की कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।